तो जो कार्यकाल में देखता हूँ वो तो बड़ा एक लोअर स्केल का भी इंसान कर सकता था, और इतना ऊंचा पद दिया गया, उनको कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया। करूँगा लठ बजा के करूँगा, लोग कह रहे किसने के कौन रोके, हु कैन स्टॉप मी। खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इमरान रज़ा। और बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज़ होने लगी है। ऐसे में हमारी टीम भी आपको अलग अलग विधानसभाओं के कैंडिडेट से मिलवा रही है। तो आज हमारे साथ बात मुलाकात में खास मेहमान ठाकुरगंज विधानसभा के विधायक प्रत्याशी साकिर आलम साहब है। साकिर आलम साहब के बारे में मैं थोड़ा आपको कुछ बता दूं। साकिर आलम साहब स्वराज इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन है, जो इलाके के साथ जो है हमेशा से टैग रहे हैं, कनेक्टेड रहे हैं। इलाके में जब भी मुसीबत का समय आया है इनका अच्छा खासा योगदान रहा है। ऐसे में इस बार वो विधायक प्रत्याशी घूमकर अभी फील्ड में उतर गए हैं। आगे क्या कुछ रणनीति है उनकी, आज हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ विजन लेकर के ठाकुरगंज विधानसभा में वो फाइट करना चाह रहे हैं। शुक्रिया साकिर साहब आपका हमारे चैनल में समय देने के लिए। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को आप अपने बारे में खुद से परिचय दें। जी आपने सही कहा, मेरा नाम शाकिर आलम है। मैं दुगाची गांव का रहने वाला हूं, जो पंचायत 8 गछिया है और दिघल बैंक ब्लॉक में है, पोआखली के आसपास है। और जो भूतपूर्व हमारे सांसद रहे मौलाना सराज साहब कासमी हमारे पास पड़ोस में है। और इससे आगे चल के मैं अब ये कहना चाहूँगा अपने बारे में कि अब इस संसार में मेरे माता पिता नहीं रहे, जिनका नाम कफीलुद्दीन है। मेरी माँ का नाम अलिफुन्निसा था। और मैं जाना जाता हूँ पढ़ाई लिखाई के लिए। मैंने अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है इस फील्ड में, और आज अपने बच्चों को भी लोग कहते हैं कि शाकिर आलम के पद चिन्हों पर चलो, क्योंकि मैंने पढ़ाई यहाँ भी की है और मैं अच्छे विद्यार्थियों में जाना जाता था। और साथ साथ मैं यहाँ से दिल्ली गया, और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सबसे अच्छा कॉलेज है जिसका नाम हिंदू कॉलेज है, मैंने वहाँ से पढ़ाई की। और आगे चल के आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में एक खास जगह है जहाँ पर एक निफ्ट है, NIFT निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। मैंने वहाँ से भी डिप्लोमा कर रखा है। उसके बाद फिर मैंने MBA भी कर रखा है, तो जो बिज़नेस के बारे में पढ़ाई होती है जिसमें, तो एक चीज़ है। और अगर कुछ शब्दों के यदि अगर आप सुनना चाहें अगर मेरे परिचय के संदर्भ में, बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि इस इलाके में जब मैं गया था दिल्ली में पढ़ने के लिए, तो उस समय लोग यहाँ पर जाते थे कमाने के लिए। अच्छा। और जब कमाने के लिए गए तो आहिस्ता आहिस्ता संख्या बढ़ने लगी, बहुत बड़ी गिनती होने लगी, चूँकि आमदनी थी नहीं। और लोग जिनको आप प्रवासी के नाम से जाने जाते हैं, कुछ लोग परदेसी कहते हैं। और वहाँ पे जाके जब वहाँ पर गए तो हमेशा इंसान जब भी अटैक करता है किसी भी समाज में, परिस्थिति में या जगह में, तो कमज़ोरों पे लोग हमला करते हैं। तो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन और वहाँ के जो दादा जो गुंडे बदमाश हुआ करते थे, प्रवासियों पे आक्रमण किया करते थे। तो मैंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है स्वराज फाउंडेशन, उसका नाम था प्रवासी बिहारी महासंघ। अच्छा। हाँ, प्रवासी बिहारी महासंघ। तो ये जो प्रवासी बिहारी महासंघ शब्द का है, भारत सरकार ने भी मुझसे ही चुराया। जो प्रवासी भारतीयों का जो संघ बनाया उन्होंने, उसके बाद है। सबसे ज़्यादा इस देश में यदि प्रवासी शब्द का किसी ने यूज़ किया है, प्रयोग किया है, तो वो शाकिर आलम है। तो इस तरह से शायद मैं उस संदर्भ में कहना ये चीज़ चाह रहा हूँ कि इससे एक संस्था बना लेना बड़ी बात नहीं है। उसका कार्यक्रम क्या रहा, तो उसमें कार्यक्रम मेरा ये रहा कि जो लोग भी यहाँ आज जिस भी चमक देख रहे हैं पूरे इलाके के अंदर में, अब काफ़ी खुशहाली है। और आप जहाँ भी देखते हैं जो सोर्स ऑफ इनकम है लोगों का, और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ के लोग प्रदेशों में नहीं हैं। हर नौजवान सिर्फ यहाँ पर रह गए हैं, तो औरतें रह गई हैं, बूढ़े बुजुर्ग रह गए हैं या बच्चे रह गए हैं। लेकिन सारे जो युवक हम बाहर जाते हैं, तो अब समझिए वो रीढ़ की हड्डी जो सोर्स ऑफ इनकम वो बाहर जाते हैं। और उन लोगों के लिए मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं उनको प्रोटेक्शन दूं। आई हैव पुट इन द बेस्ट पॉसिबल मीन्स एंड मेजर्स फॉर दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और उनको मैंने ये आश्वासन दिया, और मैंने इतनी कोशिश करी है कि उनको कोई भी किस्म का ख़तरा ना हो। और फिर इस संदर्भ में उनको मौका मिल गया कमाने का और घर लाने का। तो ये बात शुरू में भी मैंने कही है। तो हमारे इलाके के अंदर में जो अर्थव्यवस्था में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अगर एक तरह देखा जाए, अगर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, तो मेरी हिस्सेदारी हर घर के अंदर में है। मेरा एक योगदान रहा है हर घर में। ठीक है, मैं उसका दावेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं हर घर का एक मेंबर की तरह से अपने आप को समझता हूँ। और मैं लोगों की मदद जो है वहाँ करता रहा, प्रवासी बिहारी महासंघ के माध्यम से। जब देखा कि वो मजबूत हो गए और अच्छी हालत में हो गए, तो फिर मैंने देखा कि हमारे इलाके की हालत खस्ता हालत है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपकी इंटरेस्ट कैसे बढ़ी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका क्या है? देखिए मेरे दोस्त कि
दोबारा प्रश्न आपका। पॉलिटिक्स में आपकी इंटरेस्ट कैसे बढ़ी और इसमें आपका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, थोड़ा सा अगर आप अगर देखें अगर पॉलिटिक्स में, तो आप एक चीज़ बताएं, कई बातें यहाँ पर होती है। तो एक आदमी जब जिस फील्ड में अच्छा होता है, जो फिज़िक्स में अच्छा होता है फिज़िक्स में ऑनर्स करता है, जो मान लीजिए कि जो एंथ्रोपोलॉजी में होता है एंथ्रोपोलॉजी में जाता है। तो मुझे पॉलिटिक्स में एक मेरा नैक है, मेरी प्रवृत्ति में रही है। अच्छा। तो मैं पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मैं उसका ही एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और वो भी हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कॉलेज से, और वहाँ का उस कॉलेज का सबसे अच्छा जो विभाग जो डिपार्टमेंट माना जाता है वो पॉलिटिकल साइंस का है, हमारे हिंदू कॉलेज का। मैं वहाँ से उसको किया। तो अब सोचिए, मेरा नेचर में भी वो चीज़ है। बचपन से ही मैंने बहुत सारा काम ऐसा किया अपने समाज में भी। जब भी कोई गलत हो मैं आगे आता था और मैं उसके लिए लड़ाई उठा लेता था और काम करता था। तो एक पॉलिटिकल जो रिलेवेंस आपने पूछा, जो क्वेश्चन है कि आप राजनीति में कैसे आए, मैंने कहा कि मैं तो एक नफ्सियाती तौर पे भी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी, मैंने इंग्लिश में कहते हैं कि आप मतलब पॉलिटिक्स इज़ इन माई नेचर, इज़ इन माई नैक, इंग्लिश में कहते हैं KNAC, मेरे नैक में है, मेरे नेचर में, मेरी फितरत में। फिर मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन किया, वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचरों के द्वारा मेरा हुआ है। फिर मैं राजधानी में रहा, जहाँ पर कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा, मेरा माहौल ऐसा माहौल मिला मुझे। तो मुझे लगता है कि मैं परिपक्व एक इंसान हूँ, आई एम फुल फ्लेजेडली हूँ। एक अलग बात है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो शायद मुझे कल ज़रूरत नहीं थी ऐसी, लेकिन आजकल लोगों ने मुझे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी खास बात ये हो जाती है ना साकिर साहब, क्योंकि बहुत लोग ऐसे शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स को, यानी कि मुखिया या फिर पंचायती इलेक्शन से शुरुआत करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट विधानसभा से शुरुआत कर रहे हैं, आखिर क्या राज है? देखिए, एक चीज़ जो आपने जो सवाल किया, हर आदमी अपनी गरिमा को जानता है। कोई आदमी बनता है तो पहली बार सीधा IAS बन जाता है। जी। और वो क्यों बन जाता है? पहले उनको एक समय किरानी बनना चाहिए था, नहीं तो वो बंदा जिस लायक है उस लायक बनता है। तो मैं समझता हूँ मैं इस लायक हूँ कि मैं एक विधायक के लायक हूँ। और एक बात अगर आप पूछिएगा तो एक संदर्भ में क्वेश्चन नहीं है आपका, लेकिन मैं बता दूँ, चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस होने की वजह से आपको शायद ये अच्छी तरह से मेरे सामने में बात रखने का आप अवसर दे रहे हैं कि ये जो भारत जो देश चल रहा है इसमें, तो इसके अंदर जो पावर्स हैं, पावर्स ऑलरेडी रिटन है, संविधान में लिखा हुआ कि किसका क्या अधिकार है, कार्य क्षेत्र किसका है। तो एक है जो सेंट्रल लिस्ट है, जो केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है, कुछ छीन नहीं सकता। एक जो है राज्य सरकार की सूची है, और एक जो है एक डुअल लिस्ट है। तो अगर आप देखा जाए, अगर आप अध्ययन करेंगे अपने जीवन का कि क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ पर अफसरों की, विभागों की, सरकार की ज़रूरत पड़ती, तो आपको लगेगा ये सब कुछ राज्य सरकार की सूची में आता है, जो राज्य सूची कहलाता है। तो इसलिए ये राज्य सूची का एक संदर्भ और देखिए कि ये जो है राज्य सरकार यानी बिहार सरकार के अंडर में आता है। और ये जो प्रशासन जो आप देख रहे हैं कि DM से लेकर दरोगा तक, ये सब के सब ये नौकर हैं, ये प्रशासन के जो लोग हैं ये बिहार सरकार के लोग हैं। जो सरकार बनती है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो अमली तौर पे अमली जामा पहनाने के लिए कोई जो कार्यगण लोग होते हैं, वो सब के सब प्रशासन कहलाते हैं। तो उन्हीं का तो आप इनसे लेना देना है। तो मुझे जो लगा कि अब इस राज्य सरकार की रही बात, इसको बनाने में यदि किसी की भूमिका है तो कोई MP नहीं बनाता राज्य सरकार को, बल्कि एक विधायक बनाता है। और मुझे लगता है 99% काम जो आपके जीवन में है वो राज्य सरकार के हाथ में है। तो मुझे ये लगा कि मुझे दिल्ली से क्या लेना देना, मुझे राज्य सरकार में आना है। ये बन के मैं अच्छी तरह नियंत्रण कर सकता हूँ, मेरे प्रोटोकॉल पावर्स हैं। हो सकता है पूरे बिहार में मेरा नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन जो मेरा कार्य क्षेत्र है, जो मेरा विधानसभा होगा, वहाँ पर मैं अपने प्रोटोकॉल पावर का एक्सरसाइज करूँगा, उन प्रशासन के अधिकारियों से अच्छी तरह काम लूँगा। सरकार को मैं ठोक बजा के मैं लूँगा कि मेरा क्या अधिकार है, आपका बजट क्या है, बजट में मेरा हिस्सा क्या है। मिसाल के तौर पर 38 ज़िले हैं बिहार के अंदर में, जो किसी भी विभाग के अंदर में जितना जब फंड होता है तो उसको बजट एलोकेशन कहते हैं। मैं अपना हिस्सा मांगूंगा कि मेरा हिस्सा क्या है, आप मेरा हिस्सा, तो मेरा एक ड्यू राइट है, मेरा लीगल राइट है। लेकिन आजकल जो हमारे यहाँ जो आज तक आते रहे लोग, तो इतनी क्षमता नहीं है, इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो जानते नहीं है क्या मिला। जैसे बच्चे खड़े होते, अब टॉफ़ियाँ बांटी है, जिसके हिस्से में एक आ गया लेकर के घर आ गया, ये इस तरह से लोग वहाँ पर होते हैं। शाकिर आलम इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ समवन टू रिकॉन विद। आई रिपीटेडली से दिस काइंड ऑफ वर्ड, आई नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ एन MLA, व्हाट एन MLA इज़ सपोज टू डू, हाउ कैन यू एक्सरसाइज योर पावर। तो मैं जानता हूँ कि मेरे अधिकार क्या हैं, मेरे पावर क्या हैं, एक विधायक क्या होता है। मेरी नज़र में आसमान में नहीं उड़ना है। इसका दूसरा कंटेक्स्ट क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ,
इसी किशनगंज ज़िला में, इस विधानसभा क्षेत्र में। तो मेरे जो भाई बंधु है, मैं इतना कमा के सबको खिला नहीं सकता, लेकिन जब सरकार है, सरकार में सबके साझेदारी है, तो इस संप्रभुता के पर्सपेक्टिव में अगर मैं कहना चाहूँगा तो मुझे इसके लिए परिस्थिति बनाना है और साधारण करना है, ताकि मैं इनके लिए कहूँ। लेकिन एक मैं कहीं और जाके नहीं कर सकता इतना काम, और अकेले कमा के भी नहीं कर सकता। इनके अधिकार को दिलाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं एमएलए बनना चाहता हूँ। आप फील्ड में कब से हैं? ज़्यादातर आप तो दिल्ली में रह रहे हैं। ऐसे में हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, आपकी ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? कितने लोगों से आप ऐसे मिले हैं जहाँ से आपको इस तरह की कोई प्रोटेक्ट मिली है कि नहीं आप आइए, आपके जैसे लोगों को आना चाहिए, या फिर रिव्यू कहें कि आपको किस तरह का ऐसा कार्य लग रहा है कि ठाकुरगंज विधानसभा में अब तक नहीं हो पाया है, जो आपके आने से होना संभव हो पाएगी? देखिए, इसमें कई प्रश्न आपके उत्पन्न हो रहे हैं इससे। एक प्रश्न है कितने लोग मुझे जानते हैं, तो लोग कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, मैं क्यों बनूं, ये तो आपका काम है। दिस इज़ फॉर यू टू गो अहेड एंड आस्क द पीपल कि कितने लोग मुझे जानते हैं। आप खुद अपने आप से भी पूछ लीजिए। आपसे पहली बार मेरी भेंट हो रही है, लेकिन आप ज़माने से मेरा नाम जानते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी भेंट नहीं है, तो लेकिन शाकिर आलम के नाम से परिचित हैं, और मेरे पावर से, मेरे अधिकार से, मेरे नेचर से, मेरी फितरत से, मेरी प्रवृत्ति से, मेरे कामों से मैं जाना जाता हूँ। और कई बार एक ऐसा है कि मैं कई बार अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि जब भी कहीं पर कोई आतंक होता है, कहीं पर कोई भूत आ जाता है, कोई किसी भी इंसान के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, शाकिर आलम को याद किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, मज़ा आएगा कि हमारे जो विधायक है आज के तारीख में 10 साल से विधायक रहा है, उनको बंदी बनाया गया था। लोग नाराज़ होकर उसको बंदी बना के बिठा दिया कि तुम काम नहीं करते, बैठ जाओ यहाँ पर बालूबारी में, यहाँ से 4 कदम की दूरी पे है। तो यहाँ पर पूरा ज़िला प्रशासन लग गया, उनको नहीं बचा पाया, लेकिन शाकिर आलम के जाते मिनटों में हल कर दिया। तो आप समझिए मेरा परिचय किस तरह का है कि शाकिर आलम कौन है, और शाकिर आलम को कितने लोग जानते हैं। कि 5 थाने की पुलिस कर रही है, पब्लिक नहीं मान रही है। शाकिर आलम ने हाथ उठा दिया, रुक जाओ, स्टैचू तो स्टैचू हो गया, उसका नाम शाकिर आलम है। तो आप कहते हैं कि शाकिर आलम को कितने लोग जानते हैं। अच्छा, हाल ही में आपने MIM ज्वाइन किया, इससे पहले आप कोई पार्टी में नहीं थे, लेकिन लोगों का बाखिदमत जो है एक इंडिपेंडेंस कैंडिडेट के अनुसार काम कर रहे थे। ऐसे में आपको MIM ज्वाइन करना, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस पार्टी को आप ज्वाइन किए हैं और जिस विधानसभा से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वहाँ पे बहुसंख्यकवादी और अल्पसंख्यकवादी में काफ़ी अंतर है, तो आपको नहीं लगता है कि वो एक MIM जो है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो किसी एक तबके की हिमायत करती है? ऐसे में आपका राह कितना मुश्किल और कितना आसान होगा? देखिए, मैं तो पहले, हालांकि कई बार मुझे लोग मना करते हैं कि आप जैसा रुक के बोलो राजनीति। मैं सच बात बताऊं, मैंने कहा कि मेरे नेचर में, मेरे ब्लड में वो पॉलिटिक्स है, या पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपसे बात कर रहा है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और आज मुझे ये बनना क्यों पड़ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ जो काम है, सरकार जो है, आप विधायक बन के जाएंगे, आपकी एंट्री सब जगह हो जाती है, बड़े बड़े अफसरान आपको सर कहेंगे, सलाम करेंगे, खड़े हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि वो आपके काम को रोक नहीं पाएंगे। और यदि आप अगर ज्ञानी हैं और आपको नॉलेज है उस फील्ड का, ये शायद मुझे लगता है कि रास्ते को आसान करने के लिए मैं कर रहा हूँ, वरना मुझे विधायक बनने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं काम ही कर लेता था। रही बात आपके जो प्रश्न है कि इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, तो मैंने पहले पढ़ा था कि अभी डेमोक्रेसी आने से पहले 16 और 15 और 14 सेंचुरी में एक कहा, इंग्लिश में एक वर्ड चलता था कि आप उसको याद रखें, END, एंड, जिसको मकसद कहते हैं, मंजिल कहते हैं। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कहने का मतलब पाने के लिए कुछ भी करना है करो, इसका मतलब अब पाना है तो पाना है, जैसे भी पाओ। और आजकल की भी तारीख में बड़े बड़े जो अफसरान होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो भक्त होते हैं, मंदिरों में जाते हैं या मस्जिदों में जाते हैं, ये कहते हैं तुम जा रहे हो तो करके लाना है, बस चाहे जिस रास्ते से जाओ, जैसे भी जाओ, करके लाओ। पुलिस अफसरों को भी दिया जाता है, जाओ उस मुजरिम को पकड़ना है तो पकड़ना है, तुम कैसे पकड़ रहे हो, लंगड़ा हो गया तो मुझे नहीं मतलब है, तुम गए हो पकड़ने तो पकड़ के लाओ। तो ये जो पार्टी का जो रिलेवेंस है, मैंने क्यों ज्वाइन किया है, मुझे इलेक्शन जीतना है, मुझे विधायक बनना है, मैं बड़ा दृढ़ निश्चय का इंसान हूँ। और आप मेरी बोलियाँ ही बोल रही है कि दिस इज़ अ फोर्स, अब मेरी बोलियाँ ही, आपको बोली नहीं दिख रही होगी आपको, ये रिकॉर्ड में आपका जा रहा है। मैंने कहा मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पार्टी के द्वारा शायद मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूं। अब रह गई बात, अगर किसी को आशंका है, शक है MIM से, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उसको दूर कर दे। शाकिर आलम एक सेकुलर इंसान, आपको बाद में बोला, कितना ऐसा शब्द है जिसको मैंने पहले बेस्ट बोला, मैंने हिंदू कॉलेज, मुस्लिम कॉलेज नहीं, हिंदू कॉलेज है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस जगह से हूं, बहुत ही गर्व, सिर्फ अच्छे लोगों से मैं बात करता हूं। तो मैं हिंदू कॉलेज से होकर मैं MIM ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर भी मैंने सेकुलरिज्म पाया, मैंने यहाँ पर भी सेकुलरिज्म पाया।
ठीक है, जो धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और मैं अपने आप को भी जानता हूँ, मेरा इतिहास पढ़ के देखिए, पलट करके देखिए कि आज जो कहीं का मैंने किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया, अत्याचार नहीं करा, तो कल मैं क्या करूँगा? आधी ज़िंदगी निकल गई मेरी। आपको लगता है मैं किसी के साथ करूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि साधन लाऊँ, मैं हर बंदे की मैं मदद करूँ, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पावर मुझे करना है। जी। शाकिर आलम साहब विधानसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार है। ऐसे में उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, लेकिन जिस पार्टी को ज्वाइन की है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठाकुरगंज विधानसभा से उसके कई दावेदार हैं। ऐसे में क्या लगता है कि शाकिर आलम साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कितना दावेदारी वो रखते हैं? देखिए, आप अभी हर बात को तो मैंने इस तरह आपको जवाब दिया कि आप मुझे रोकना भी चाहते तो मुझे रोक नहीं सकते। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने जो प्रश्न किया, मुझे अगर रोकना भी चाहते, मैं सैलाब था, तूफ़ान था, लेकिन ऐसा प्रश्न आपने कर दिया कि कितना आपका दावा है उसके ऊपर में। तो हु एम आई? मैं तो एक पार्टी का एक सदस्य हूँ, मैंने सदस्यता ली है और मैंने अपना लक्ष्य भी बता दिया कि मुझे इलेक्शन जीतना पर्पस है और एक विचारधारा के साथ चलना है। तो उस पर मेरा निर्णय लेने में मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये तो हमारे पार्टी मैनेजमेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जब पार्टी अगर टिकट ना दे तो आप बागी बनकर इंडिपेंडेंस में चुनाव लड़े, या फिर ऐसी कोई समस्या हो जाए कि आप जो है किसी के खिलाफ चुनाव लड़ लें, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है कि यहाँ का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का है वो हमें चेंज करना है। बड़ा अच्छा। देखिए दोस्त मेरे, कि जितना रगे सवाल कि पार्टी को छोड़ देने का निर्णय नहीं माने, मैं तो मैं बड़ा अनुशासन में बिलीव करता हूँ। इतनी देर से लगा होगा, आप मेरे घर चले जाइए दोगाछी, किसी भी इंसान को मापना हो तो उसके जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जहाँ वो जन्मा हो, वहाँ पे पकड़ा जाता है। आप IAS भी बनेंगे तो वो इंक्वायरी उस ज़मीन से होती है कि भाई आपके तथ्य और सत्य जो है आपको जाना जाए। तो मेरे नेचर को आप जाके वहाँ जाके देख लीजिए, मेरे एब्सेंस में जाइएगा, मेरे सामने में नहीं। तो आप मैं साथ आप स्लिप कर गया क्वेश्चन। जी, हम बोल रहे थे ये कि आप क्या इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ेंगे? हाँ सॉरी, तो आप ये सवाल कि मान लिया जाए कि जो पार्टी के टिकट का जहाँ तक सवाल रहा, आपको लगता है कि हर आदमी पसंद करता है कि कोई स्मार्ट बंदा मेरे पास आए, कोई हिम्मत वाला मेरे पास आए, कोई जिगर वाला मेरे पास आए। तो मैं समझता हूँ तो मैं महंगा इंसान हूँ यार। आप अगर मुझे नौकरी में भी देखें तो लाखों रुपये की तनख्वाह मुझे देनी पड़ेगी। एक ऐसा आदमी फ्री फंड में अगर आ रहा है किसी पार्टी में, तो वो तो वेलकम करेगी पार्टी मुझे और टिकट देगी, मेरा स्वागत करेगी। ना का तो मुझे कोई पदचिन्ह ही नहीं दिख रहा है। ना पार्टी तो करेगी ही नहीं, और करती है तो वो समय ही बताएगा कि मुझे क्या करना है। फिर अभी एडवांस में। और रह गई बात अख्तरुल ईमान साहब, देखिए हमारे अख्तरुल ईमान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे बॉस हैं, और मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा इस पार्टी को ज्वाइन करने के पीछे। यदि आप रहस्य पूछेंगे तो जिसको मैं साक्षात रूप में मैं देख रहा, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सुपरस्टार हैं और मैं उनके नाम पे कर रहा हूँ, लेकिन साक्षात मैं देख नहीं सका, फ़ोटो ही देख पा रहा हूँ। मैंने उनको देखा, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब को बगल में बैठ करके देखा। जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की तो उस दिन का भी आपने फ़ोटो देखा होगा, पास में देखा। तो मैं जो डायरेक्टली हैं तो ही सुपर्ब, ही इज़ इंटेलिजेंट, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं। और वो चाहते हैं कि उनको उन्हीं के लेवल का, अगर इतना कद मेरा ना हो, कम से कम एटलीस्ट उनको लगे कि कम से कम उनके कमर तक तो मैं खड़ा हो ही सकता हूँ, कि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी ताकत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो मुझे लगता है वो मुझे वो वेलकम कर चुके हैं मुझे। अच्छा, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जनता से किस आधार पर वोट मांगेंगे? क्या आपका धरातल मुद्दा रहेगा? ऐसी आपको अभी भी 10 साल के कार्यकाल में दिख रहा है कि जो जनता के हित में नहीं हो पाया है, जो मजदूरों के हित में नहीं हो पाया है? आप खुद ही, मैं आपको पहले ही कह दूँगा, लेकिन ये कि आप आने वाले टाइम में बहुत सुपरस्टार बनेंगे, कि जिस तरह आपके क्वेश्चन ही अपने आप में इतने अच्छे हैं और जिस आपकी आवाज़ ही ऐसी है कि मुझे मतलब मुग्ध कर देता है कि मैं आपको अच्छी तरह जवाब दे पाऊँ। कि कई बार लोग डर जाते हैं प्रश्नों से, लेकिन आपका जो मुझे अपने आप ही समझिएगा मोबिल ऑयल की तरह मुझे इंजन को ठीक कर देता है। मैं सही यानी कि एक जुटा पाता हूँ क्षणों में। देखिए मेरे दोस्त, ये कि मैं यहाँ पर आया हूँ, पहले भी कहा कि मुझे यहाँ पर उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए, विकास चाहिए। और अगर एक शब्द में यदि अगर उसको कहा जाए, हो सकता है कि साधारण आदमी को समय लगेगा उसको जानने में, मैं कि इस जगह का मैं चाहता हूँ औद्योगिकरण चाहता हूँ, कि यहाँ पर उद्योग लगे, कारखाने लगे, फैक्ट्रियाँ लगे, अलग अलग रूप में लगे। अब मैं जितना भी नाम गिनाऊँ बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उसको ये मान लीजिए कि जिस काम के लिए हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, मतलब कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई बनारस, कोई कितना। और आपके साथ पहले मैं नहीं बता, मैं खुद एक MBA भी हूँ जी, और इंटरनेशनल बिजनेस में हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेरी हथेली में है। अब आप मुझे पूछिएगा LC क्या होता है, मुझे पूछिएगा लॉजिस्टिक क्या होता है, मुझे पूछिएगा कॉस्टिंग क्या होता है, मुझे पूछिएगा कि कैसे माल कहीं से बाहर जाता है, कैसे आता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब इसी जगह
बचपन में रखा था। मुझे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपना समय नहीं मांगूंगा। मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को मैं ट्रांसलेट करूँ यहाँ पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कारखाना और कारोबार यहाँ पर शुरू करा दूँ। कारखाना तो है ही, डोमेस्टिक भी बिजनेस करो, यहाँ से सामान जाए, सब कुछ करे। और एक तो मैंने औद्योगिकरण बोला एक तरफ से, दूसरे शब्द में अगर देखा जाए साधारण लोगों की ज़बान में, हर किसी के पास रोज़गार हो। एक शब्द आपसे बहुत इंटरेस्टिंग है और जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, एक ज़माना था, मैं अपना बचपना बता रहा हूँ, कि हमारे यहाँ के लोग कहीं जाते नहीं थे, न जाने क्या था, यहाँ पर शहद कहीं पर रखा था या कुछ शक्कर था, तो जैसे शक्कर पे चींटी आके बैठती है जी, ठीक है, तो जब तक शक्कर ना हो कि चींटी नहीं आएगी। और आपको शहद की मक्खी भी जाके अपने फूलों पे बैठती है, कुछ तो होता है जब भी तो जाके बैठती है, नहीं तभी तो शहद आप एक दिन निकालते हैं उसमें से। तो इस इलाके के अंदर लोग बाहर से आया करते थे, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये और वो बंगाल तंगाल यहाँ पर आया करते थे। आप अपना विवेक को यूज़ कीजिए, अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, क्यों आते थे और आके फिर रहने भी लग जाते थे। पूरा परिवार भी, बताइए आपको अगर मैं कहूँ कि मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ से अंडमान निकोबार रखने के लिए, तो आप कहेंगे माई बाप छोड़ दो, मुझे घर जाना है। लेकिन यहाँ आके लोग बस गए, चारों तरफ घूम करके देखिए, शेष आबादी भी देखिए यहाँ पर आके बस गए, मारवाड़ी भी यहाँ के बस गए, जन्म तक कितनी नस्लें यहाँ पर आ गई। कोई तो बात थी यहाँ पर, सोने की चिड़िया थी यहाँ पर। लोग बाहर से यहाँ आते थे, यहाँ के लोग नहीं जाते थे। मैं वो उस युग को दोबारा लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर वो ज़माना लाऊं मैं, यहाँ पर फिर रोज़गार हो, फिर मुझे लोग चाहिए, फिर लोग बाहर से आ जाए। मैं तो कहना चाहता, स्वागत है जिस काम के लिए भारतवर्ष जाना जाता है, कि पता नहीं वो संस्कृत का सेंटेंस मुझे नहीं आता है, आओ आप हमारे अतिथि हो, आ जाओ हमारे देश में आ जाओ, आपका सम्मान है मेरा। तो किशनगंज जो है उसका सम्मान करेगा, आओ हमारे यहाँ, मैं कारोबार दे रहा हूँ, मैं रोज़गार दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, मैं आपको सुरक्षा दे रहा हूँ, मैं आपके समाज में सम्मिलित कर रहा हूँ, आप अपने क्या कहते सभ्यता और संस्कृति में आपको मैं मिला रहा हूँ, साथ साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर इसी तरह से देखा जाए तो मैं वो ज़माना फिर लाना चाहता हूँ कि अब फिर वो ज़माना आए, लोग बाहर से आए, जो हमारे बच्चे बाहर गए हुए वो वापस घर आएँ, और जो कमाने के लिए गए हैं वो कमाई यहीं पर हो जाए, और फिर हमारे अंदर में वो खुशहाली आ जाए। अच्छा, मौजूदा विधायक के कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल से 10 साल का कार्यकाल का आपका क्या नज़रिया कहता है? ऐसा कौन ऐसा काम रह गया है जो अब तक नहीं हो पाया है, या फिर कौन ऐसा काम ऐसा होता जो इलाके का बहुत बड़ा सौगात होता? देखो, मैं एक अनुभव बता रहा हूँ, जितना भी अगर मैं देखा जाए तो मेरे ख्याल से उन्होंने अत्याचार किया है लोगों पे, अन्याय किया है लोगों पे। अरे आप किसी काम के लिए अगर सक्षम नहीं हैं, ठीक है, तो आपको आने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर मैं देखता हूँ, कई बार अब मेरी गाड़ी है, कई बार ड्राइवर यदि उनको नहीं आता तो गाड़ी पे बैठा क्यों? तो जो कार्यकाल में देखता हूँ वो तो बड़ा एक लोअर स्केल का भी इंसान कर सकता था, और इतना ऊंचा पद दिया गया उनको, कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया, और वो मंत्रालय भी छीन लिया गया। देखो, सरकार का नज़रिया देखिए, उनको दे के ले लेना, एक तो नहीं देना और दे के ले लेना, वो तो अपमान हो गया। तो सरकार की नज़र में वो गिरा हुआ इंसान है कि मतलब कोई क्षमता नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ पर पर्जा है कि कई बार उल्टा सीधा पढ़ा के यहाँ पर बन जाते हैं, नोट बांटते हैं, बहुत धनवान हैं, अमीर बाप के बेटे हैं। और कभी आज ही मैं किसी के पास बैठा हुआ था, क्या उनकी दौलत बोले यहाँ से एक कोने से शुरू कर, आप दौड़ते हुए थक जाएंगे, तब तक उनकी ज़मीन ख़त्म नहीं होगी, उनको पता ही नहीं कि कितने उनके वो हैं, क्या कहते हैं, अधिया हैं, जगह ज़मीन की कोई चीज़ की कमी नहीं, तो पैसे बांटते हैं और वोट लेते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उनको नहीं आना चाहिए, उन्होंने अत्याचार किया। लेकिन अगर डिफेमेशन केस होता तो उन पर केस होना चाहिए कि आपने कितना शोषण किया, और उनको ज्ञान ही नहीं है। यदि आप भी कल विधायक बनेंगे तो मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ों के लिए एक बजट होता है मेरे दोस्त, अभी सन में दुनिया के सामने बता रहा हूँ, लाखों लोग देख रहे हैं इस जगह पे, पूरा विभाग है सारा कुछ में। आप जान लीजिए कि 38 ज़िले हैं, जिस तरह ये पूरा बिहार जो है किसी के बपोती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, ये सब उनका बराबर का अधिकार है। आपका भी एक व्यक्ति हो के, एक नागरिक हो के उतना ही अधिकार है जितना शाकिर आलम का अधिकार है, किसी का भी है। तो अब मैं उसको व्यक्तिगत रूप में नहीं बोल के, मैं उसको ज़िला स्तर पे कर रहा हूँ कि 38 ज़िले हैं तो 38 ज़िले को बराबर कब जाना चाहिए। फिर जो 243 विधानसभा है तो उसके अंदर जो बजट का जो वो होना चाहिए, जो एलोकेशन होना चाहिए, जिसका जो ड्यू शेयर है उसको जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास नहीं है, तो पूरे बिहार में बनता जा रहा है कई जगह पे, यहाँ से वहाँ तक। कि आखिर ये क्यों नहीं जाकर मांग पा रहे हैं? कि किसी के लिए है, हमारे लिए नहीं है क्या? हम सौतेले हैं क्या? किसी को नहीं समझ में आता है। अब आप मांगिए अपना हक मांगिए, इस जगह पर मांगिए। आज मेडिकल कॉलेज नहीं है, सारा का सारा ये गरीबी यहाँ पर है, मुफलिसी यहाँ पर है। हर आदमी जाता है डॉक्टर के पास, आप जाएंगे उतनी ही फीस देनी है, एक मजदूर जा रहा है उतनी ही फीस देनी है, दवाई का दाम बराबर है। ये सरकार कहाँ पर चली गई? मर गई सरकार। क्या साकिर साहब चुनाव लड़कर अगर MLA बन जाते हैं तो इन सब चीज़ों को दूर कर पाएंगे?
बिल्कुल मैं करूंगा जी, हाँ मेरा कॉन्फिडेंस है, आप रिकॉर्ड रखिए इस चीज़ को, मैं करूंगा, लठ पे जाके करूंगा। लोग कह रहे किसने, कौन रोकेगा, हु कैन स्टॉप मी, आप दिस इज माई, ये भी नहीं करूँगा, दादागिरी करने की ज़रूरत है, मेरा जो ड्यू राइट है इंग्लिश में कहते हैं, मेरा अधिकार है भाई, मुझे दो। सुप्रीम कोर्ट में कह रखा है कि कई बार, एक आपको मैं बता दूँ, संविधान कह के आपके फंडामेंटल राइट्स का मैं गार्जियन हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आप हाई कोर्ट जाओ या मेरे पास आ जाओ, आई एम योर गार्जियन। ये दूसरी बात, ये जो अधिकार हमारे होते हैं, हमारा लीगल अधिकार है, हम अपना मांगेंगे। आपको किसी की क्षमता ही ना हो, किसी की आंखें नहीं हो तो वो बंदा देख कैसे सकता है, कोई अज्ञानी हो तो वो उसको ज्ञान कैसे आ सकता है। तो आज तक क्या हुआ कि हमारे इलाके के साथ गलतियाँ हुई है, गलत लोगों का मौका दिया है कई बार। अगर आप जाएंगे तो रोकेगा कौन भाई, कौन रोकेगा, कोई नहीं है रोकने वाला। अगर आपको रोकता तो कानून के दरवाजे खुले हैं, आप कानून पे जाइए, अब सीधा आमना सामना बात कीजिए। आज मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब आपको मैं पहले उदाहरण दिया कि हमारा विधायक कहीं पे बंदी बनता है, और मैं कौन सा पावर लेके गया था, मैं तो कोई डंडा को बंदूक लेके नहीं गया था, ना लठ लेके गया था, ना फौज लेके गया था। तो मेरी ऐसी क्षमता थी, मेरा इतना प्रभाव था, गया और जाके मैंने बात करी, और अफसरों को भी मेरे पास आना पड़ा कि साहब जी आप हमारी सहायता करो, आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा अरे आपका हाथ जोड़ने की ज़रूरत है, मैं करूँगा ना, मैं आया हूँ ना, मैं आ गया हूँ, आप निश्चिंत रहो। किसी का भी खून नहीं बहा, किसी पे भी लट नहीं चला, किसी के साथ भी अन्याय नहीं हुआ, खुशी गुजार। मैं खुद विधायक को, आप देख लीजिए मेरा सम्मान, उस विधायक को जो मेरा एक तरह से समझिए, मेरा एक ही आदमी जो टारगेट में है, जो ज़रूर इलेक्शन में आके खड़ा होगा, नौशाद आलम है, उसको मैंने यहाँ पर पवाखाली तक एक सम्मान के तौर पे, पीछे मेरी गाड़ी आई, 3 पुलिस की गाड़ी थी आगे पीछे, फिर भी मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई रोक दे, मैं पवाखाली तक छोड़ने आया था। दिस इज़ कॉल्ड शाकिर आलम, दिस इज़ व्हाट शाकिर आलम इज़ ऑल अबाउट। खैर चलते चलते आप लास्ट सवाल लेंगे। लास्ट सवाल में हम बात करेंगे कि अगर शाकिर आलम साहब चुनाव मैदान में जाते हैं तो उनका कौन ऐसा मुद्दा रहेगा जो लोगों के दिल को टच करेगा। मेरे दोस्त, अभी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि मैं कई चीज़ चाहता हूँ, आपने मुझे बड़ा सीमित कर दिया बोलने के लिए। मैं ये करूँगा, मैं हर घर का हिस्सा बन जाऊँगा, उन्हें कहूँगा कि आपकी चिंता, मैं दे तो कुछ नहीं रहा हूँ, ठीक है, दे तो कुछ, अभी हाथ में कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। मैं मेरा जो परिवार बनेगा, मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र को ये मालूम हो जाना चाहिए कि शाकिर आलम उनके घर का एक सदस्य है।